Let's move on and talk a little bit more about these protocols one by one. Tacacs जो प्रोटोकॉल है, इसका जो ओरिजिनल जब ये वजूद में आया वो, और उसका ओरिजिनल नाम था जस्ट टैकेक्स. देयर वाज नो प्लस इन फ्रंट ऑफ इट, and it was invented in 1984 for sign on to milnet. Milnet basically military network का abbreviation है, and you all must be knowing about the history of internet कि originally ये जो डार्पा इदारा था उसने जो नेटवर्क बनाया था जिसका नाम था ARPANET. So this was for during World War II. This was being used to communicate confidential messages to the troops fighting all across the globe. तो ये ARPANET तो उसलिए बनाया गया था, but once the World War ended, तो ARPANET जो है इसके बारे में फैसला हुआ कि इसको रिसर्च पर्पसेस के लिए जो है वो दे दिया जाए यूनिवर्सिटीज वगैरह को. And this is the point from where the ARPANET actually became internet. So a very short and quick history of internet is like this. अच्छा, आपने मिलिट्री का एक नेटवर्क पकड़ा और वो आपने उठा के सिविलियंस को दे दिया कि वो इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें और अक्रॉस द ग्लोब अपनी रिसर्च को शेयर करें. नाम उसका कर दिया इंटरनेट. तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि वो जो मिलिट्री वाले थे बेचारे, उनका क्या करना है. वो भी तो चाहेंगे ना कि उनको कोई नेटवर्क स्टिल उनके पास रहे जिस पर वो अपनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन कर सकें. तो हम बात को खींच लेते हैं अपनी तरफ और इंटरनेट की तरफ ले आते हैं, एंड देन वी मूव ऑन. हम इंटरनेट की बातें शुरू कर देते हैं. तो जनाब वो मिलिट्री वाले बेचारे कहाँ गए जिन्होंने ये नेटवर्क अपने लिए बनाया था? क्या उनके मिलिट्री के वॉरफेयर के काम खत्म हो गए? वो तो वो इसे इंटरनेट पे नहीं करना चाहेंगे. लिहाजा इसी में से एक और चाइल्ड निकला और वो आज भी एग्जिस्ट करता है. उसका नाम है मिलनेट. So Milnet is for military communication, a very high level confidential military communication. It is kind of an internet but for military. Milnet के ऊपर जब ये शुरू में बना तो इस Milnet के ऊपर साइन इन होने के लिए, डिवाइसेस में साइन ऑन होने के लिए, अगेन वही मैनेजमेंट प्लेन, ये प्रोटोकॉल बनाया गया था, टैकेक्स. सिस्को ने इस प्रोटोकॉल को पकड़ा और इस प्रोटोकॉल में थोड़ी सी चेंजेस करके इसका नाम एनहांस्ड टैकेक्स रख दिया 1990 में. काम इसका अभी भी डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन ही है. दिस इज नॉट फॉर नेटवर्क एक्सेस. स्टिल इट इज टू कंट्रोल टर्मिनल एक्सेस. नाम में ही है टर्मिनल एक्सेस कंट्रोलर. 1993 में सिस्को ने टैकेक्स प्लस बनाया. टैकेक्स प्लस तक का जो सफर है, इसका सफर यूं है कि पहले टैकेक्स था, फिर एक्स टैकेक्स हुआ और फिर टैकेक्स प्लस हो गया. तो याद रखिए जो टैकेक्स प्लस है ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं रहा अपने पिछले वेरिएंट्स के साथ, प्रेडिसेसर्स के साथ. टैकेक्स और एक्स टैकेक्स आपस में कंपैटिबल थे, बट टैकेक्स प्लस इज ऑल टुगेदर अ न्यू प्रोटोकॉल, नॉट बैकवर्ड कंपैटिबल विद दीज. तो आज जो हमारी डिवाइसेस में प्रोटोकॉल चल रहा है उसमें अगर हम लफ्ज सिंपल टैकेक्स बोलें या टैकेक्स प्लस बोलें तो इसमें बहुत फर्क है. A device that supports TACACS will not be able to talk to TACACS Plus and vice versa. So TACACS Plus Cisco के दो प्रोग्रामर्स ने, ग्रांट एंड डेव ने डेवलप किया 1993 में, और इसको जो मैक्सिमम पजीराई मिली या ये जो फेमस हुआ वो 1997 में हुआ. और तब इसकी जो मार्केट में जो जगह थी, रेडियस तो बहुत पुराना एग्जिस्ट करता है, बट दिस इज द एरा जिससे ऑनवर्ड टैकेक्स जो है वो रेडियस के इक्वल या इससे आगे
की पसंद में शुमार होना शुरू हो गया। आई एम अगेन टॉकिंग अबाउट डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी इसी से लिए जा रहे थे, बट क्योंकि इसकी जो बनावट है जिस पर हमने अभी बात की है कि इसकी ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन अलग अलग है, तो वो काफी ज्यादा उसको पजीराई मिली इस यूज केस में, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन के यूज केस में। सो Tacacs plus dominates the device administration use case in the AAA world. उसमें जो डिवाइस Tacacs plus सपोर्ट करे, हमारी अवलीन प्रेफरेंस ये होगी कि डिवाइस एडमिनिस्ट्रेशन या रोल बेस्ड जो इंटरफेस का कंट्रोल है वो Tacacs से ही लिया जाए। ऑल्दो रेडियस भी ये कर सकता है, बट ये तो बना ही इस काम के लिए है और री इन्वेंट हुआ। So devices support Tacacs Plus for their administration. Tacacs Plus separates authorization from authentication. It gives you better granular control of permissions. It permits commands authorization. यानी step by step हर लम्हे पर आप commands authorize कर सकते हैं। Tacacs Plus is TCP. It's reliable and especially relevant for committing accounting records. कि कब किसने क्या command चलाई ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर यूडीपी है और उसमें वो मिस हो गया वो मैसेज और वो नहीं कहीं रिकॉर्ड हुआ कि किसने कब कौन सी कमांड चलाई, तो इट कैन बी अ चैलेंज व्हेन यू आर इन फोरेंसिक फेज, आप कुछ इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं जब। अच्छा, Tacacs में एक और बड़ी खास बात ये है कि यूजिंग Tacacs यू कैन चेंज योर यूजर्स पासवर्ड। सो कहने का मकसद ये है कि यू आर ऑन अ NAD एंड NAD इज टॉकिंग टू PSN यूजिंग Tacacs प्रोटोकॉल, और आपका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अपनी मशीन से लॉगिन हुआ है शेल में, NAD के मैनेजमेंट प्लेन के जरिए वो आया है एंड ट्राइंग टू एक्सेस द शेल। तो और आपको पता है आपका जो आइडेंटिटी स्टोर्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, PSN के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं अपने यूजर का, जो इवेंचुअली यहाँ चेंज कर दिया जाएगा। इंस्टेड कि आप आइस एडमिनिस्ट्रेटर से बात करें और वो पैन की गुई खोले और वो पैन की गुई से आपका पासवर्ड चेंज करके दे आपको, इंस्टेड ऑफ दिस आप यहां से ही खुद से अपना यूजर का पासवर्ड बदल सकते हैं। ये Tacacs प्रोटोकॉल में अहलियत रखी गई है, रेडियस प्रोटोकॉल में ये अहलियत नहीं है कि आप रेडियस प्रोटोकॉल के जरिए अपना पासवर्ड चेंज कर सकें। उसमें आपको पासवर्ड चेंज कराने के लिए अपने आइस एडमिनिस्ट्रेटर से ही राब्ता करना पड़ेगा और वही आपका पासवर्ड चेंज कर सकता है। बार बार वही बात आ रही है कि ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग सेपरेट है। Tacacs की हर रिक्वेस्ट एक अलग Tacacs सेशन है जो टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन है। सो endpoint, then administered device, and then ISE. Here you have Tacacs. This is the point where you have Tacacs communication. इधर तो आप जो communication करेंगे वो SSH या Telnet होगी। So here you use Tacacs. So initiate login via SSH, authentication start. This is a native Tacacs authentication request going towards ISE. You will be inquired for a username. There can be multiple iteration of providing username. Maybe आपने एक दफा गलत दे दिया, you can be asked again. जब आपका ठीक ठीक यूजरनेम पहुंच जाएगा तो यहाँ पर एक माइलस्टोन अचीव हो जाएगा, you are authenticated, you are done with authentication. उसके बाद आप जब जब कोई कमांड एंटर करेंगे, हर कमांड के लिए आपकी ऑथराइजेशन की रिक्वेस्ट जाएगी, उसका रिस्पॉन्स आएगा, और हर कमांड की रिस्पॉन्स में अगर वो अलाउ हो गई तो उस कमांड की अकाउंटिंग स्टार्ट होगी कि ये कमांड इतने बज के इतने मिनट पे चलाई गई है फलां यूजर की तरफ से, और इतने बज के इतने मिनट पे इस कमांड को स्टॉप कर दिया गया। So for every command you enter, this thing will trigger behind the scenes. So this is being triggered for each and every command you enter. Whereas अगर रेडियस होता तो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन शुरू में एक ही गो में होती, ये चीज बार बार नहीं आती दरमियान में। और यहाँ पे जरा आपको तफसीली दिखाया जा रहा है।
So authentication, user trying to connect, ask client to get username, give it to the username to the server, get password of the username, give the password, authentication passed or failed, then request for authorization. Should I allow this user to open shell with greater than sign? Yes, allow him. Greater than sign access given at this point in time. Accounting data send कर दिया गया. Acknowledgement आई कि ओके अकाउंटिंग रिकॉर्ड रिसीव हो गया. फिर आपने enable लिखा तो रिक्वेस्ट आई कि अब वो एक enable कमांड चलाना चाहता है. परमिट हुआ कि ठीक है इजाजत है इसको ये चलाने दें कमांड, और ये कमांड चल गई इतने बज के इतने मिनट पे फ्रॉम दैट यूजर. ठीक है जी, मैंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया. सो दिस इज हाउ दिस थिंग कीप्स ऑन गोइंग इन Tacacs. So let's try to have a look on a packet capture of Tacacs. This is a sample PCAP file of Tacacs communication. Where you can see that 192.168.1.132 is a NAD that is talking to 192.168.1.5, which is the PSN listening on port 49 of TCP. तो अगर आप इस कम्युनिकेशन की डेप्थ में जाएं, दिस इज जस्ट एन इनिशियल TCP हिट ऑन अ डेस्टिनेशन पोर्ट 49 with SYN flag set. It's a very first handshake SYN. उसके रिस्पॉन्स में फ्रॉम 49 पोर्ट टू अ हाई पोर्ट which is a response back from PSN from source port 49 to a high port of NAD, and this is just a SYN and ACK, a second step of TCP three-way, and then there is a ACK coming from NAD. So at this point in time, हमारा जो three-way handshake है, that is done. But still you can see it's just a TCP packet going on. There is no Tacacs thingy in it. It is just about opening a session. So after that, once the TCP three-way handshake is done, Tacacs thing kicks in. और जो NAD है 132, that is trying to talk to 192.168.1.5 on port 49, and there is a Tacacs payload in it within wrapped within TCP envelope. So if you open this Tacacs part, you are not able to see much because this is all an encrypted payload. You cannot read anything in it. You cannot see username, password. Obviously, you should not be able to see password, but you are not even able to see the username at all. So can you see how the envelope of Tacacs is wrapped within the headers? So there is a query going on, Q means query, and then there is a response from PSN. Query and response. So you gave username, then you got a response, give me the password. You sent the password and you got the response that this is okay or not okay. So after authentication, authorization thing starts. Again, authorization is a Tacacs payload wrapped within TCP, and you are not able to read which command is being executed. It is all an encrypted request. You cannot see what is going on inside. So maybe you have written enable, तो इसमें enable की command गई है, and PSN responded back with okay, allowed. So this is accounting, इसमें deliberately नहीं दिखाई जा रही. So this is just authentication and authorization flow in real time behind the scenes on network level. Then we have Radius, remote authentication dial-in user service. Obviously a AAA protocol for 3 A's, authentication, authorization and accounting. It supports applications such as network access, यानी आप नेटवर्क के साथ जब कनेक्ट होते हैं to gain access, ये वहाँ पर AAA करने के लिए ज़्यादा चैम्प है, ज़्यादा versatile है. And it supports IP mobility, which means your endpoints can get IP from Radius wherever they are. Features of Radius, this is also a client server model.
and it is used for network security applications. It has flexible authentication mechanisms and it is an extensible protocol. What does it mean? देखिए, आपने CCNA वगैरह के कोर्स में पैप और चैप पढ़ा हुआ होता है, तो याद रखिएगा जो टेकेक्स प्रोटोकॉल है, टेकेक्स प्लस स्पेसिफिकली, ये जब ऑथेंटिकेशन करता है तो ये यूज करता है पैप या चैप। और पैप और चैप का फर्क यू नो कि इसमें यूजर नेम और पासवर्ड किस तरह ट्रेवल करता है और इसमें यूजर नेम और पासवर्ड और चैलेंज का कंसेप्ट आ जाता है। तो टेकेक्स आपकी ऑथेंटिकेशन को इन दो रेसिपीज के जरिए करा सकता है। रेडियस की बात की जाए तो ये ऑथेंटिकेशन पैप और चैप के जरिए करा सकता है। अब पैप और चैप में जो ऑथेंटिकेशन होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड से ही होती है, और कोई इसके अंदर तीसरा फैक्टर, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन वगैरह वगैरह, ओटीपीज, इन चीजों का कोई कॉन्सेप्ट इसमें एज सच बिल्ट इन नहीं है। यानी कोई सर्टिफिकेट आपने बंडल करना है अलॉन्ग विद यूजर नेम एंड पासवर्ड, यू कैन नॉट, बिकॉज पैप और चैप के हेडर में ही गुंजाइश नहीं है कि यू टेक अलॉन्ग विद योर यूजर नेम एंड पासवर्ड अ सर्टिफिकेट। सो उसके लिए हम तो सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशंस करते हैं। BYOD सारा का सारा उसका वो खड़ा हुआ ही सर्टिफिकेट्स के ऊपर है। तो वो कैसे मुमकिन है? वो इसलिए मुमकिन है कि रेडियस में इनोवेशंस की गई हैं। ये एक्सटेंडेबल प्रोटोकॉल है, इसके अंदर एड ऑन्स किए जा सकते थे, लिहाजा ये ईप को भी सपोर्ट करता है। पैप, चैप और फिर ईप। तो पैप एक फिक्स मैकेनिज्म है टू ऑथेंटिकेट बेस्ड अपॉन यूजर नेम पासवर्ड, चैप एक फिक्स मैकेनिज्म है टू ऑथेंटिकेट बेस्ड अपॉन यूजर नेम एंड पासवर्ड। ईप बजाते खुद एक फ्रेमवर्क है, ये भी कोई फिक्स नहीं है कि आपने यूजर नेम और पासवर्ड से ही ऑथेंटिकेट करना है, ये बजाते खुद एक फ्रेमवर्क है। सो रेडियस बजाते खुद एक्सटेंडेबल था तो ईप तक आए, ईप बजाते खुद एक्सटेंडेबल है, तो इसका मतलब है कि ईप में भी बेतहाशा वेरिएशंस हैं जिनके जरिए आप अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जिस तरह इनमें एक ईप सिम प्रोटोकॉल है, हम तो नहीं यूज करेंगे, लेकिन ईप सिम टेलको इंडस्ट्री के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। पाकिस्तान में हमने रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया था दैट इज कॉल्ड 3G 4G ऑफलोड, 3G 4G डेटा ऑफलोड। सो 3G 4G डेटा ऑफलोड में हम ये करते हैं कि इफ वी हैव अ टेलको टावर और आपका मोबाइल फोन इज कनेक्टेड टू दिस टेलको टावर विच इज बिहाइंड द सीन्स कनेक्टेड विद HLR, जहां से ऑथेंटिकेशन होती है आपकी टेलको की। सो व्हेन यू एंटर इन अ मॉल, वहां पे आपके पास एक वाईफाई एपी होता है। So when you come into the coverage of a Wi-Fi AP, what we can do is we can authenticate on a Wi-Fi AP through the same HLR, which is connected with telco billing. So when a user moves in from the coverage of a cellular tower into the coverage of a Wi-Fi, obviously this Wi-Fi also belongs to that telco company, may it be BT. So BT का ही वाईफाई होगा। So once you enter in a mall, there you will be presented with a message that there is BT's Wi-Fi available. Do you want to switch transparently from 3G, 4G or 5G to the local Wi-Fi? और आपका टैरिफ वही रहेगा, आपके जो बाइट काउंट है या जो बिलिंग है वो आपकी वहीं से हो रही होगी, आपकी सिम से हो रही होगी। तो अब यहाँ पर वाईफाई एपी जो पीछे HLR पे बात करता है वो करता तो रेडियस पर ही है, लेकिन अब इस रेडियस के अंदर
आप मोबाइल फोन का यूजर नेम पासवर्ड देने से तो रहा कि वो इस वाईफाई पर आए और वो अब यूजर नेम पासवर्ड देता फिरे वहां पे, और ये याद रखे कि बीटी का वाईफाई का यूजर नेम पासवर्ड क्या है। ये सब कुछ उसके लिए सीमलेस होना चाहिए। और सीमलेस कैसे हो, ट्रिपल ए तो करना है इसका, इसने अपना आप साबित करना है कि ये कौन है। तो उसके पास जो सिम है वो उसकी यूनिक आइडेंटिटी है। सो व्हाट वी डू इज, over the Wi-Fi, we extract the SIM codes and we push those SIM codes over radius to this HLR and the AAA connected to that HLR, and we get authenticated without giving any username and password. Based upon the unique attributes of my SIM card, I will get authenticated onto an IP network. So thanks to EAP framework, जिसमें रिसर्च हुई और EAP SIM वेरिएंट निकला, जिसकी वजह से ये चीज पॉसिबल है. So are you with me on it? मुझे लिटरली अपना आज इंटरनेट चेक करना पड़ गया. मैं देख रहा हूँ कि मैं अकेला नहीं बोलता जा रहा, पता चले इंटरनेट नहीं कनेक्ट. ओके, सो यू आर विद मी. आज बहुत खामोशी है, खैरियत तो है ना? आज थ्योरी है इसलिए. जी, आज थ्योरी है इसलिए. अच्छा अच्छा अच्छा. तो लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी. दिस एड्स टू व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन अपकमिंग लेक्चर्स. सर ये स्लाइड्स शेयर कर लेंगे इसके बाद? जी जी, मैं इंशाल्लाह कर दूंगा. तो जो रेडियस प्रोटोकॉल है, दिस प्रोटोकॉल has the ability to leverage EAP as well, and EAP itself is a framework, so you can very well understand how many different types of authentication use cases Radius will be supporting in comparison to Tacacs, जो कि just दो ही support करता है. And Tacacs doesn't need much क्योंकि ये तो shell authentication के लिए ही है. Radius client sends a message to a Radius server. Radius server authenticates and authorizes requests and sends back the response. So this thing is done in one go. Client and server use a pre-shared secret key, and this pre-shared secret key, however, exists in Tacacs as well. It is there in Tacacs as well. And based upon this pre-shared key between the NAD and your PSN, based upon this pre-shared key, both Tacacs and Radius not only authenticate themselves in front of PSN, क्योंकि PSN हर किसी को तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, तो एक तो इस pre-shared key से NAD की authentication भी होती है, and using the same pre-shared key जो एनक्रिप्शन है वो भी परफॉर्म होती है. सो दो चीजें हैं, एक तो NAD की ऑथेंटिकेशन और फिर NAD और PSN के दरमियान की कम्युनिकेशन की एनक्रिप्शन, उसका दारोमदार इस प्री-शेयर्ड की पे है, और ये Tacacs और Radius दोनों में यकसां इस्तेमाल होती है. Accounting messages sent from clients to servers and acknowledged by the servers. हालांकि UDP है, but this is the duty of a PSN to acknowledge an accounting data once it receives any. But अगर पहुंचा ही नहीं है तो कहां से acknowledge करेगा? So there TCP comes into the picture, and Tacacs is more superior क्योंकि TCP will retransmit.